जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। और आज के सेशन में अपन बात करेंगे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। लास्ट सेशन में भी अपन ने बात की थी, उसमें नाइट्रोजन चक्र देखा था, नाइट्रोजन उपापचय की जो बात कर रहे थे। अब उसी का नेक्स्ट टॉपिक है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से तो वो यही टॉपिक, इसके अलावा कहीं से भी नहीं पूछेगा। कॉन्सेप्ट वाले पूछेगा तो भी यहीं से वो पूछेगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सो स्टार्ट अपन करते हैं। आपको करना क्या है, सेशन पूरा देखना है, साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। आपको खुद के नोट्स लिखेंगे तो एनसीईआरटी समझ में आएगी, और उसके बाद में एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, 100% क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट अपन करते हैं जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, जैविक मतलब जीवों की सहायता से जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है, जो फिक्सेशन हो रहा है। क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है, आपने पहले ही बात की थी, नाइट्रोजन जो होती है वो लगभग 78% क्या होती है, गैसीय रूप में होती है। ठीक है, तो उसे सभी के सभी जीव फिक्स नहीं कर पाते हैं, मतलब स्थिर नहीं कर पाते हैं। उसके लिए जो कुछ बैक्टीरिया है, क्या है, कुछ बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं, या इसके आगे की जो अपन ने बात की थी कि NH3 NO2 में या NO3 माइनस में परिवर्तित होता है, कुछ बैक्टीरिया की मदद से, कुछ जीवाणु की मदद से। तो जो समस्त प्रकार के जीव हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाते हैं, या मैं कहूं कि समस्त प्रकार के जो प्रोकैरियोट्स हैं वो भी नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाते। कुछ विशिष्ट प्रकार के होंगे वो फिक्स करेंगे। ठीक है, तो कुछ विशिष्ट प्रकार के जो होंगे, विशिष्ट जीवाणु को अपन बोल सकते हैं, बैक्टीरिया बोल सकते हैं, वो ही क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। तो यहां N2 से ये NH3 में जो परिवर्तन हो रहा है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, किसकी मदद से हो रहा है, जीवों की मदद से हो रहा है। और जो जीव है वो कौन से, कुछ विशिष्ट जीवाणु हैं। इन जीवाणु को अपन क्या बोल सकते हैं, इन जीवाणु को अपन बोल सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारक। कारक का मतलब करने वाले, नाइट्रोजन फिक्सर इसे अपन बोलते हैं। ठीक है, अरे बस सुनिए, जो प्रोसेस है उसे अपन बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण हो रहा है, फिक्सेशन हो रहा है, लेकिन जिन जीवों की मदद से हो रहा है उसे अपन बोलते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारक। इतना सा आपको क्लियर हो जाना चाहिए दोनों शब्दों में। आगे की बात करें, ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकारक है साहब, यही क्यों कर रहे हैं? क्या दूसरे जंतु नहीं कर सकते? क्या दूसरे कवक नहीं कर सकते? क्या पादप खुद नहीं कर सकते? ये भी तो अच्छा प्रश्न है। तो नहीं कर सकते, इसका जवाब है क्योंकि नाइट्रोजन जो स्थिरीकारक है, इनके अंदर एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम मिलता है जिसे बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनेज, जिसे अपन बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। हिंदी में भी बोलते हैं और इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। तो नाइट्रोजिनेज की उपस्थिति में यहां पर क्या होता है, यहां जो एंजाइम है वो कौन सा है, नाइट्रोजिनेज है। उसकी उपस्थिति में जो N2 हो वो NH3 में यहां पर क्या होता है, परिवर्तित होता है। आरी बस, अब जो नाइट्रोजन स्थिरीकारक है उनकी जो अपन बात करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकारक की जो बात करते हैं, यहां दो प्रकार के ये हो सकते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला स्वतंत्र या मुक्त या फ्री जिसे अपन बोलते हैं, दूसरा सहजीवी या सिम्बायोटिक जिसे अपन बोलते हैं। चाहो तो लिख लो सिम्बायोटिक, और ये तो स्वतंत्र तो फ्री है ही, सिंपल सा। ठीक है, तो स्वतंत्र और सहजीवी का क्या मतलब, इनके कौन कौन से उदाहरण है। स्वतंत्र का मतलब जो जीवन यापन एक तरह से स्वतंत्र करते हैं, जो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की बात हो रही है, जीवाणु की बात करें। सहजीवी की बात कर रहे हैं, मतलब साथ साथ में जीवन यापन करते हैं किसी दूसरे के साथ में, वो होता है सहजीवी। क्लियर है, वो क्या होता है, सहजीवी। अब जो स्वतंत्र है उसमें भी दो प्रकार अपन फिर से देखते हैं। एक अपने पास होता है सिंपल सा ऑक्सी, जिसे अपन बोलते हैं एरोब्स, और दूसरा होता है अनऑक्सी, जिसे अपन बोलते हैं अनएरोब्स। समझ में आ रहा? ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में, वायु की प्रेजेंस में,
ये अपना जीवन यापन करते हैं। अनोक्सी का मतलब उनको जरूरत नहीं है, बिना उसके भी उनका काम चल जाता है, लेकिन कैसे रहते हैं वो, फ्री ही यहाँ पर रहते हैं। सारी बात समझ में, वो कैसे रहते हैं, फ्री ही अपने पास सिंपल सा रहते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं, जो ऑक्सी है उसके कुछ एग्जांपल आपको ध्यान में रखना। एजेटोबैक्टर, हिंदी और इंग्लिश सेम ही है इनके, क्योंकि नाम ऐसे ही हैं इनके। और दूसरा है बीजरनिकिया, ठीक है, बीजरनिकिया। ये जो दोनों हैं वो किस प्रकार के हैं, ऑक्सी प्रकार के हैं, मतलब इनको वायु की जरूरत यहां पर पड़ेगी, इनको वायु की जरूरत यहां पर क्या होगी, पड़ेगी, सिंपल सी। दूसरी अगर अपन बात करें तो अनोक्सी के जो एग्जांपल है वो होगा रोडोस्पाइरलम, इनको याद रखना है, 4 एग्जांपल है। और बेसिलस, बेसिलस प्रकार के जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, ऑक्सी होते हैं, सॉरी अनोक्सी होते हैं। और कैसे होते हैं, फ्री अपने पास होते हैं। आ रही के बाद समझ में, एजेटोबैक्टर और बीजरनिकिया है वो ऑक्सी होते हैं, रोडोस्पाइरलम और जो बेसिलस है वो कैसे होते हैं, अनऑक्सी यहां पर होते हैं। दूसरा सहजीवी की बात करें, सिम्बायोटिक की बात करें, तो इसमें भी 2 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। सहजीवी का मतलब साथ साथ होता है वैसे तो, अब साथ साथ में आपके पास क्या आएंगे, जीवाणु आपके पास आएगा और पादप आएगा। पादप के लिए 2 कैटेगरी में अपन डिवाइड करेंगे, जीवाणु अपने पास आएगा और दूसरा क्या आएगा, पादप आएगा, ठीक है, जीवाणु और पादप आएगा। तो जो जीवाणु है वो सेम अपने पास होगा, जीवाणु ही, और पादप जो है उसकी कैटेगरी आप 2 प्रकार में विभक्त करेंगे, एक आपके पास आएगा लेग्यूम और दूसरा आएगा नॉन लेग्यूम। क्या आएगा, लेग्यूम, और दूसरा आएगा नॉन लेग्यूम। लेग्यूम जो है कुछ पादपों की कैटेगरी है जो फोबेसी वगैरह के अंदर आता है, जैसे जो 5वां चैप्टर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी का, ठीक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकार की जिसे अपन बोलते हैं, उनके अंदर अपन पढ़ते हैं ये वाला जो शब्द है वो लेग्यूम और नॉन लेग्यूम जिसे अपन बोल रहे हैं। क्लियर है, इतना सा पॉइंट यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहां जो लेग्यूम पादप है, पादप की तो अपन ने बात कर ली, लेग्यूम है। अब ये जो जीवाणु आ रहा है, ये पादप की बात कर लिए, पादप 2 प्रकार के हो गए। अब जीवाणु जो यहां पर आएगा वो कौन सा आएगा, लेग्यूम के साथ में आएगा राइजोबियम। क्या आएगा, राइजोबियम। जीवाणु पादप में जीवाणु लेग्यूम या बैक्टीरिया, लेग्यूम जो है आपके पास, यहाँ बैक्टीरिया का नाम अपने पास आ गया है राइजोबियम। क्या आएगा, राइजोबियम। कैसे जीवन यापन करेंगे, सहजीवी है, मतलब साथ साथ रहेंगे। होता क्या है कि ये आपके पास कोई पादप की मूल है, इसी मूल की आउटर ग्रोथ होती है। क्या होती है, आउटर ग्रोथ होती है, जिसे अपन बोलते हैं ग्रंथिका। क्या बोलते हैं, ग्रंथिका, इसे अपन बोलते हैं ग्रंथिका का निर्माण करवाया जाता है, ग्रंथिका इसे अपन सिंपल सा बोलते हैं। आ रही है क्या बात समझ, इतनी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ग्रंथिका जो है वो रूट जो है, रूट जो है मूल है, उसी की ही क्या है, आउटर ग्रोथ है, और इसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं नोड्यूल। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा, आप साथ साथ में समझते चलिएगा, एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो राइजोबियम है, जो एक प्रकार से क्या होता है, रोड शेप होता है। किस प्रकार का, रोड शेप आपके पास होता है राइजोबियम। और रोड, रोड का मतलब आपको समझ में आता है, सिंपल सा। तो ये आपके पास हो गया राइजोबियम, और जो जीवाणु है, सॉरी जो पादप है, लेग्यूम पादप की जो बात कर रहे हैं वो, इनके कुछ एग्जांपल भी अपने को दे रखे हैं। तो जो उदाहरण आपके पास है नॉन लेग्यूम की, कुछ 5-6 उदाहरण अपने को एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। जैसे पहले एग्जांपल की बात करें, इसमें तो आपके पास क्या है, लेग्यूम जो पादप है, राइजोबियम आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो जो एग्जांपल है अपने पास, उसमें सबसे पहला एग्जांपल इसका मैं नीचे की ओर यहां पर लिख देता हूं। इसके जो उदाहरण है एग्जांपल, वो सबसे पहले है अल्फा अल्फा, हिंदी में भी इसे ऐसे ही पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी इसे अपन इसे ऐसे ही पढ़ते हैं। दूसरा है स्वीट क्लोवर, स्वीट क्लोवर, ठीक है। फिर मीठा मटर, इसका एग्जांपल है, मतलब मोस्टली जो दाल वाले जो पादप है इसकी अपन बात कर सकते हैं। उद्यान मटर अपने पास एक और एग्जांपल अपने पास आता है, उद्यान मटर। मसूर जो है, सिंपल सी मसूर। बाकला आपने सुना होगा। और सबसे लास्ट में अपने पास आता है क्लोवर सिंग,
क्लोवर सिंग। तो कुछ एग्जांपल है, ये 5 एग्जांपल जो लेग्यूम पादप हैं, ठीक है, जो दाल वाली कैटेगरी एक तरह से कह सकते हैं उसे अपन, उसके कुछ एग्जांपल अपने को देखने को मिलते हैं। नॉन लेग्यूम की बात करें, मतलब जो लेग्यूम प्रकार के पादप नहीं है, इसका भी एक एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। पादप जो आपके पास होगा नॉन लेग्यूम में, लेग्यूम में तो ये इतने सारे हैं, नॉन लेग्यूम में जो अपने पास है एलनस, और जो जीवाणु आपके पास होगा वो होगा फ्रैंकिया। कौन सा होगा? फ्रैंकिया। जीवाणु जो अपने पास होगा वो कौन सा होगा? फ्रैंकिया सिंपल सा हो जाएगा। अब ये जो राइजोबियम और जो फ्रैंकिया है, दोनों ही क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं, मुक्त जीवी होते हैं, ठीक है। लेकिन जब नाइट्रोजन फिक्सेशन ये करते हैं तो ये किस प्रकार के हो जाते हैं? सहजीवी यहां प्रकार के हो जाते हैं। आगे बात समझ। तो ये आपके पास सिंपल सा स्वतंत्र और सहजीवी था। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अलग से आपको यहां पर बता रहा हूं स्वतंत्र के अंदर, पहले नहीं बताया, बता रहा हूं कि आपने एक शब्द सुना होगा साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी, आपने सुना होगा साइनोबैक्टीरिया, आपने सुना होगा। 11th क्लास की एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर में प्रोकैरियोट के दो प्रकार बता रखे, एक आद्य बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। उसी में साइनोबैक्टीरिया के दो एग्जांपल भी अपने को बता रखे हैं, नो स्टोक और एनाबीना। नो स्टोक और एनाबीना, ठीक है, नो स्टोक और एनाबीना, ये भी क्या होते हैं? फ्री लिविंग, ये सिंपल से होते हैं। आर्य वसन, अगर आप देखना चाहो ये जो यहां पर ग्रंथिका बनी है, ये जो नोड्यूल बनी है, तो जो पादप है उनमें आप क्या करो, फ्लावरिंग से पहले जो लेग्यूम वगैरह है, ठीक है, उन पादप की बात करें तो उनमें फ्लावरिंग से पहले या पुष्पन से जस्ट पहले आप उन्हें उखाड़ कर देखोगे, चने वगैरह के अंदर आप देख सकते हो, तो उनकी जो रूट है उन पे ग्रंथिकाएं अपने को देखने को मिल सकती है। हमारी बात समझे, ग्रंथिकाएं अपने को देखने को मिल सकती है जो गोलाकार होती है, और अगर आप उनसे काटेंगे तो उसका जो बीच वाला जो पोर्शन है, सेंट्रल जो पोर्शन है, या तो वो लाल दिखेगा या अपने को दिखेगा वो पिंक या गुलाबी कलर अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सहजीवी में या जो नोड्यूल का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसकी अपन यहां पर बात कर रहे हैं। इतना सा आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे अपन चलते हैं, नोड्यूल का निर्माण किस प्रकार से होता है, एनसीईआरटी का चित्र भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसे यहां से मैं हटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सब कुछ समझ में आएगा एनसीईआरटी का, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए चलते हैं अपन आगे नोड्यूल फॉर्मेशन में। तो ग्रंथि का निर्माण की जो अवस्थाएं हैं यहां पर उनका एक सीक्वेंस है नोड्यूल फॉर्मेशन का। नोड्यूल फॉर्मेशन या ग्रंथि का निर्माण का एक सीक्वेंस है, स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप, उसे अपन देखते हैं। आप लोग जो भी मैं बता रहा हूं उसे बहुत ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी का एक शब्द इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो बात करें, आपके पास जो जीवाणु है वो आपको देखना है कौन सा है, राइजोबियम अपने पास है, और पादप जो है लेग्यूम पादप, वो यहां पर मैं सिंपल सा लिख देता हूं। पहले स्टेप की अपन बात करते हैं, मैं बताता चल रहा हूं एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के डायग्राम के हिसाब से। ये मान लो अपने पास कोई रूट है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये अपने पास क्या है, ये रूट है, ये मूल है सिंपल सी, ठीक है, ये अपने पास क्या है, मूल है, और अंदर वाले ये अंदर जो रूट के अंदर जो पोर्शन होता है जैसे अपन बोलते हैं अधिस्त्वचा, जैसे एपिडर्मिस, फिर कोर्टेक्स, फिर अंतःस्त्वचा जैसे बोलते हैं एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, वो अंदर की ओर वाला पोर्शन है, ये अपने पास रूट है। और ये ध्यान में रखिएगा जो ब्लू कलर में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ये क्या है, सिंपल सी, ये है सिंपल सी मृदा, ये क्या है, सिंपल सी मृदा है जो ब्लू कलर में यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये हो गई अपने पास मृदा। अब जो राइजोबियम है, ठीक है, जो राइजोबियम है वो मैं आपको अलग कलर से बता रहा हूं, जो है रेड कलर में, इस कुछ इस प्रकार से। तो ये पहले स्टेप में क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया है वो इस रूट के पास में आएगा, स्टेप फर्स्ट अपने पास है, इस मूल के आसपास जमा होना शुरू करेगा पहले स्टेप में जो है बैक्टीरिया, ठीक है। समझते चलिएगा, एनसीईआरटी आपको देखनी है साथ साथ में। इस मूल में जो मृदा है उसके आसपास आना स्टार्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये आपको पता है सिंपल सा कि मूल में जो है मूल हेयर्स, रूट हेयर्स भी जिसे अपन बोलते हैं वो होता है। अंदर की ओर अपन यहाँ पर बात करते हैं तो
क्या होता है इस अंदर की ओर आपके पास क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस, वो सारा एक सीक्वेंस है कोशिकाओं का। तो जब इसके आसपास आ जाएंगे ये जो है राइजोबियम या जो बैक्टीरिया है, जिसे मैं सिंपल सा लिख देता हूं जीवाणु जो है, इसके आसपास आएगा तो स्टेप सेकंड में अपने पास क्या होगा, स्टेप सेकंड में जो मूल है, ये मूल जो बताई जा रही है, ये यहां पर मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगी, या तो ऐसे बना लो या ऐसे बना लो आप सिंपल सा। तो ये मूल जो है यहां पर क्या हो गई, मुड़ना स्टार्ट हो गई, ये मुड़ चुकी है एक तरह से, ठीक है, कर्ल इसके अंदर आ चुका है। और जैसे ही यहां पर ये कर्ल आएगा तो ये जो जीवाणु आपको बताए जा रहे हैं, रेड कलर में जो जीवाणु बताए जा रहे हैं, वो इससे होते हुए अंदर की ओर चले जाएंगे और एक थ्रेड का निर्माण कर लेगा, एक धागे का निर्माण कर लेगा। ये क्या कर लेगा, थ्रेड। अब ये जो धागा है वो नहीं है सुई धागे वाला धागा नहीं है, एक चेन यहां पर बना रहा है, जिसमें जो बैक्टीरिया है, जो राइजोबियम है, वो क्या हो रहा है, अंदर की ओर यहां पर प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है, अंदर की ओर ये प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। अंदर की ओर जो प्रवेश हुआ किसमें हुआ, आपके पास सबसे पहले रूट हेयर से होता हुआ, रूट हेयर्स और एपिडर्मिस जिसे अपन बोलते हैं अधस त्वचा में, यहां पर ये प्रवेश कर चुका है। एपिडर्मिस में क्या हो चुका है, प्रवेश कर चुका है कॉर्टेक्स से होता हुआ, ठीक है। अब यहां पर जो बैक्टीरिया है वो अंदर की ओर जब जाएगा, कॉर्टेक्स में जा चुका है, रूट हेयर्स आ चुका है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद में किस में जाएगा, कॉर्टेक्स में ही जाएगा। तो स्टेप थर्ड में आपके पास क्या हुआ, वापस से छोटा सा डायग्राम बना देते हैं अपन, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये बाहर का है अपने पास। और स्टेप थर्ड में क्या होगा, जो कोर्टेक्स वाला पोर्शन है, मान लो किसी भी पार्ट में इसमें यहाँ ये बैक्टीरिया जीवाणु जो अंदर की ओर जा चुका है, तो यहाँ कहीं जो कोशिका है, स्पेशल प्रकार की जो कोशिका है कोर्टेक्स रीजन में, ऐसा कुछ इसे मान लो आप कोर्टेक्स रीजन। यहाँ पर ये कोर्टेक्स रीजन में जो है वो बैक्टीरिया जो अंदर की ओर आए थे वो रिलीज यहाँ पर जाएंगे, कोर्टेक्स में जो जीवाणु है वो प्रवेश करेगा और वहां पर क्या करेगा, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन वो करेगा, कोशिका विभाजन करेगा। और डिफरेंशिएशन का मतलब विभेदन करेगा, कोशिका यहां पर क्या होगी, विभेदित होगी। कौन सी, कुछ विशिष्ट प्रकार की नाइट्रोजन को स्थिर करने वाली जो कोशिकाएं हैं वो। आ रही बात समझ में। तो स्टेप 4 में अपने पास सिंपल सा क्या हुआ, स्टेप 4 में कुछ इस प्रकार से आपके पास जो जब कोशिका विभाजन हुआ 1 से 2, 2 से 4 आपके पास ये बनेगा, और ये क्या बन जाएगी, नोड्यूल यहां पर बन जाएगी, ग्रंथि का यहां पर बन जाएगी, जिसका सीधा वेस्क्युलर कनेक्शन होता है, संवहनीय संबंध होता है, संवहनीय संबंध होता है पादप के साथ में, जिससे क्या होता है, एक्सचेंज होता है, चाहे जल हो, चाहे दूसरे पोषक पदार्थ हो उनका, और चाहे नाइट्रोजन को फिक्स करने की आप बात कर रहे हो वो। आ रही बात समझ में। तो ये यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाली जो नोड्यूल है ग्रंथि का, उसका निर्माण यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन की जो अपन बात कर रहे हैं, जो नोड्यूल की जो अपन बात कर रहे हैं, उसमें आपके पास नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्षमता है यहाँ पर। तो फिक्स करने की इसके अंदर क्षमता है, तो ये अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि एक एंजाइम आपके पास होता है नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने के लिए, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए एक एंजाइम होता है। तो आपसे पूछा जाए नोड्यूल की प्रॉपर्टी के बारे में, तो यहां पर एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज। क्या होता है, नाइट्रोजिनेज एक एंजाइम होता है, और साथ साथ में इसके अंदर होता है लेग हीमोग्लोबिन, एक्चुअली शॉर्ट में लिख दिया मैंने लेग हीमोग्लोबिन। क्या लिखा, लेग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हो, लेकिन वहां पर तो उसका फंक्शन अलग है, ऑक्सीजन CO2 या जो भी पदार्थ है उसको कैरी करना वहां पर। यहां जो है लेग हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर आपको ध्यान में रखना क्या क्या होता है, एक तो आयरन होता है और दूसरा मॉलिब्डेनम होता है। जब पोषक आपने वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्व पढ़े थे, तो वहां पर आयरन और मॉलिब्डेनम की अपन ने बात की थी। ये फंक्शन एक और आप वहां पर लिख सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट आपको, जिससे क्या हो जाए, याद ये रह जाए, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ जो एंजाइम की जो बात कर रहे हैं, उसके अंदर आपके पास मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है, और नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रथम उत्पाद है। तो
तो नाइट्रोजन से अमोनिया में अपने को परिवर्तित करवाना है, एंजाइम है अपने पास, नोड्यूल है अपने पास, इतना सा आपको ध्यान में रखना है। उसके आगे अपन चलते हैं कि क्या है इनका फंक्शन है और कैसे जो रिएक्शन है वो यहां पर अपन देखते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी वाली एनसीईआरटी में जो यहाँ पर मैं इक्वेशन आपको बता रहा हूँ, केमिकल रासायनिक अभिक्रिया जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वो हिंदी वाली एनसीईआरटी में गलत लिखा है, तो इसे आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन है उसे N2 अपन लिख रहे हैं, और जो अपना फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है, अमोनिया है साहब। ठीक है, वो क्या है, अमोनिया है। यहां जो एंजाइम अपने पास आएगा वो कौन सा आएगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम अपने पास आएगा, जिसके भी पीछे एज आता है वो एंजाइम होता है। अब इसको इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, दो नाइट्रोजन है मतलब N2 है यहाँ पर, तो अमोनिया में कितना बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, अमोनिया में कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो यहाँ पर हाई एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी की काफी जरूरत होती है। ये जो सारी प्रोसेस चल रही है, पहले तो आपको ध्यान रखना जो भी नोड्यूल है अपने पास वहां पर प्रोसेस चल रही है। तो यहां N2 है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमोनिया बनाना है तो कहीं ना कहीं आपको हाइड्रोजन की जरूरत होगी। नहीं, हाइड्रोजन की जरूरत हो रही है, अपने पास 8H+ है, इसको बैलेंस करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन है, और जो एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं 16 एटीपी की यहां पर जरूरत पड़ती है। कितने, 16 एटीपी की। ये इक्वेशन एनसीईआरटी हिंदी वाली एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, फिर से बोल रहा हूं। तो ये इस प्रकार से क्या होगा, नाइट्रोजनेज की उपस्थिति में, क्योंकि आप बोल रहे हो कि साहब 2 अमोनिया बनाना तो 6 ही हाइड्रोजन की जरूरत पड़ सकती थी, नहीं, तो ऐसा नहीं है। यहां पर आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन का भी रोल है, तो NH3 प्लस H2 यहां पर आएगा हाइड्रोजन के रूप में, प्लस आपके पास 16 ADP आएगा, प्लस 16 ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा, PIE से लिखते हैं वैसे तो। ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। एटीपी से बॉन्ड जब टूटेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहां 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है, यहां 16 ADP मतलब डाइफॉस्फेट 2 है और एक यहां से अलग निकल रहा है। ठीक है, 16 यहां अलग है यहां पर। ठीक है, तो 2 अमोनिया यहां पर बन रहे। आपसे पूछा जाए N2 से 2 अमोनिया के निर्माण में कितने एटीपी की जरूरत है, तो 16 एटीपी की। एक पूछा जाए तो 8 एटीपी की है, या आगे पूछा जाए 4 नाइट्रोजन से कितने एटीपी बनेंगे और कितने 4 नाइट्रोजन से कितने अमोनिया बनेंगे और कितने एटीपी की जरूरत होगी। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ये इक्वेशन आपको लिखनी है, हिंदी वाले एनसीईआरटी में शायद नहीं दे रखा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजनेज सॉरी, ये क्या है, ऑक्सीजन सेंसिटिव है। ऑक्सीजन के लिए क्या है, संवेदी है ये। जहां पर ऑक्सीजन होगी वहां पर ये काम ही नहीं करेगा, इसको चाहिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति काम करने के लिए। तो कैसे होगा सर, नॉर्मली यहां जो भी आपको जीवाणु बताए जा रहे हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, वो होते हैं किस प्रकार के, किस प्रकार के होते हैं वो सिंपल से अपन ने बात की थी कि फ्री लिविंग भी होते हैं, हो सकते हैं, और सहजीवी भी हो सकते हैं। ठीक है, सहजीवी भी हो सकते हैं। तो यहां जो एंजाइम की यहां अपन जो बात कर रहे हैं, एंजाइम की जो बात कर रहे हैं वो ऑक्सीजन संवेदी है। जहां ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पर ये काम करेगा, लेकिन जहां ऑक्सीजन होगी तो फिर तो यहां पर क्या हो जाएगी, अपने को यहां सिंपल सी दिक्कत आ जाएगी। तो ये जो एंजाइम है, बोले साहब ऑक्सीजन तो रहती ही है मूल वगैरह में, या आपके पास वहां जो सॉइल है वहां से जाएगी, तो उस केस में नाइट्रोजनस जो है इसको ऑक्सीजन से बचाने के लिए, आपके पास ऑक्सीजन से बचाने के लिए आपने अभी कुछ समय पहले ही बात की थी, आपने अभी कुछ समय पहले ही बात की थी, ऑक्सीजन से बचाने के लिए एक शब्द यहां यूज में लेते हैं, लेग हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है, ऑक्सीजन से बचाता है इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को, ऑक्सीजन से बचाता है इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को। ठीक है, ऑक्सीजन से बचा रहा है इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को। अगर ऑक्सीजन वहां पर आ गई तो ये प्रोसेस जो ऊपर अभी अपन ने बात की थी वो कहीं पर भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब जो जीवाणु की अपन यहां बात कर रहे हैं सिंपल सी, वैसे तो ये फ्री लिविंग ही होते हैं। क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, मुक्त जीवी ये होते हैं, मुक्त जीवी हैं। जब कब, जब नाइट्रोजनेज वाली प्रोसेस नहीं चल रही है तब। लेकिन जब नाइट्रोजनेज वाली प्रोसेस चल रही है तो वो आपके पास फ्री लिविंग नहीं होंगे। वो किस प्रकार के होंगे, इसमें फ्री लिविंग है जब नाइट्रोजनेज काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब नाइट्रोजनेज काम करेगा तो वो सहजीवी के जैसे काम करेंगे, फ्री लिविंग वो नहीं हो पाएंगे।
आ रही बात समझ में इतनी सी? ये इतना सा क्लियर हो जाना चाहिए तो एक पैराग्राफ आपका यहाँ से एनसीईआरटी का भी क्लियर हो जाएगा। अब एनसीईआरटी में एक चित्र भी अपने को बता रखा है, जैसे नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है साहब, कुछ इस प्रकार से होता है, ये कुछ इस प्रकार से आपको एनसीईआरटी में ये बता रखा है। नाइट्रोजन जो है आपने को सिंपल सा पता है, ट्रिपल बॉन्ड इसके होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड इसके अंदर यहाँ पर होता है सिंपल सा, ठीक है। और जैसे ये नाइट्रोजन है मेरे पास और एंजाइम आपके पास कौन सा नाइट्रोजिनेज है, तो मैं इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को कुछ इस प्रकार से बनाता हूं। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो क्या होगा, यहां पर आके फिक्स अपने पास हो जाएगा, ये यहां से ऐसा है तो इसे मैं ऐसा बना देता हूं, ठीक है। ये एंजाइम अपने पास है नाइट्रोजिनेज। बायोमोलिक्यूल में अपन पढ़ते हैं ना, एंजाइम के लिए कुछ विशिष्ट सक्रिय स्थल होते हैं जो क्या करते हैं, क्रियाकारक से जुड़ते हैं। तो यहां से ये वाला जो क्वेश्चन है पूरा फिट हो जाएगा और प्रोडक्ट आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एंजाइम है और ये नाइट्रोजन अपने पास है, तो जब एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे तो केवल एंजाइम भी क्या करेंगे, कोई ना कोई दूसरा सब्सटेंस भी तो यहां पर अपने पास होगा। तो अपने पास सिंपल सा होता है क्या, दो हाइड्रोजन यहां पर होता है, ठीक है ना। दो हाइड्रोजन जब यहां पर होगा तो सिंपल सा इसे मैं लिख देता हूं, ये N है, ये डबल बॉन्ड है, ये N है, फिर पहला हाइड्रोजन यहां पर जुड़ा है, दूसरा हाइड्रोजन यहां पर जुड़ा है। एनर्जी की आपको जरूरत पड़ रही है, एनर्जी की आपको यहां पर जरूरत पड़ रही है। अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना एक प्रकार से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन यहां पर हो रहा है, प्लस एनर्जी आप यहां पर दे रहे एक तरह से, क्योंकि बॉन्ड का ब्रेक आप कर रहे हो। पहले ट्रिपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड यहां पर हो चुका, तो बॉन्ड यहां पर टूटा है, फिर वापस से अपचयन होगा, दो हाइड्रोजन और आप देंगे तो क्या होगा, NH और ये N, ये H और ये H, ठीक है। फिर वापस से दो हाइड्रोजन और देंगे आप, अपचयन कराएंगे तो क्या होगा, एक NH3 आपके पास अलग बन जाएगा, दूसरा NH3 आपके पास अलग बन जाएगा, और जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम है यहां पर नाइट्रोजिनेज वो फ्री हो जाएगा, ताकि कुछ अलग प्रकार के जो नाइट्रोजन है उनका वो फिक्सेशन करे और अमोनिया में ये परिवर्तित उसे कर दे। आ रही है बात समझ में? तो ये भी आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो ये अपने पास सिंपल सा क्या है, जो अमोनिया बन रहा है वो है। अब अमोनिया तो बन चुका है, लेकिन इसका फ्यूचर क्या है, इसका भविष्य क्या है, ठीक है, वो अपन देखते हैं किस किस प्रकार से अमोनिया का आगे का फ्यूचर है। क्या वहां पर दो प्रोसेस बता रखी है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में बता रखा है और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, इसे आप नोट कीजिए जिससे आगे अपन चल सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे मैं साफ यहां से कर देता हूं। ये वाला जो है ना चित्र एनसीईआरटी में इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये इक्वेशन जो दे रखी है एनसीईआरटी में, हिंदी वाली में नहीं लिखी है, उसकी जगह दूसरी लिखी है, पीछे और आगे सेम ही बता रखी है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो काम अपना आसान हो जाएगा, है ना। चलिए चलते हैं आगे। अमोनिया का जो फ्यूचर है, फेट ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया की जो नियति है, ठीक है, NH3 जो अभी अपने पास बना है उसकी नियति की बात करते हैं। फेट ऑफ अमोनिया, जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं फेट ऑफ अमोनिया, या एक तरह से आप समझ सकते हो कि अमोनिया का जो फ्यूचर है वो क्या होगा। नॉर्मली बात करें जो शारीरिक पीएच है, फिजियोलॉजिकल पीएच की बात करते हैं अपन, शारीरिक पीएच या फिजियोलॉजिक जो पीएच होती है उस पर क्या होता है, उस पर जो नॉर्मल अमोनिया आपके पास बना है, यहां लिख देता हूं इसे, उस पर क्या होगा, जो नॉर्मल अमोनिया आपके पास बना है उसका प्रोटोनीकरण हो जाता है, ठीक है। प्रोटोन का मतलब होता है H प्लस आयन, तो अमोनिया के साथ में अगर H प्लस आयन जुड़ेगा तो वो NH4 प्लस आयन का निर्माण कर देगा, जिसे अपन बोलते हैं अमोनियम, अमोनियम आयन इसे अपन बोलते हैं, ठीक है, अमोनियम आयन इसे अपन बोल रहे हैं। कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो आपके पास या तो NO3 माइनस में या NH4 प्लस में, NO3 माइनस के रूप में भी उसका अवशोषण करते हैं, एक तरह से अपन देखा भी था अपन ने। लेकिन अगर अमोनियम प्लस आयन के रूप में ये होगा तो ये क्या होता है भाई साहब, ये होता है विषैला, टॉक्सिक होता है नॉर्मली किसी भी पादप के लिए, किसी भी जीव के लिए। जो NH4 प्लस है वो क्या होता है, विषैला यहां पर होता है। और आपके पास ये जो विषैला है इसको आपको करना क्या है, विषैला होगा तो पादप की मृत्यु हो जाएगी, काम में तो आएगा नहीं। तो इस अमोनियम को आपको क्या करना है, जैसे अमीनो अम्ल में इसे परिवर्तित अपने को करना है, किसमें करना है, अमीनो अम्ल में इसे परिवर्तित करना है। क्योंकि आपने जब फंक्शन देखे थे नाइट्रोजन के, जो फंक्शन आपने देखे थे तो उसमें अपन ने कहा था नाइट्रोजन कहां कहां होता है, अमीनो अम्ल में होता है, प्रोटीन में होता है, हार्मोन में होता है, विटामिन में होता है।
तो यहाँ जो अमोनियम आयन बना है वही तो क्या बनाएगा, अमीनो अम्ल बनाएगा। लेकिन किस प्रकार से बनाएगा उसके बारे में अगर अपन बात करें, तो पहली जो प्रोसेस अपने पास आती है वो आती है अपचयित। पहली जो प्रोसेस आती है वो आती है अपचयित अमोनीकरण, रिडक्टिव एमिनेशन जिसे अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे लिख लीजिएगा, रिडक्टिव एमिनेशन। ठीक है, अपचयित अमोनीकरण जिसे अपन बोलते हैं। तो इसके अंदर आपके पास होता क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक। ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है, इसका ना तो अपने को फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ना इसका बाकी जो प्रॉपर्टी है वो अपने को ध्यान में रखना है। यहां पर सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूं कि अल्फा कीटो ग्लूटेरिक जो एसिड है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल बोल सकते हैं, एसिड बोल सकते हैं, इसे ऐसे ही लिखते हैं। और ये वाली जो रिएक्शन थी जो मैंने आपको पहले बताई थी ना, NH3 बनता है 16 ATP वाली, वहां पर हिंदी वालों के लिए सेम ये वाली ही लिख रखी है और यहां पर भी यही लिख रखी है। तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड अपने पास है, एनर्जी की यहां पर अपने को जरूरत पड़ेगी और आपके साथ साथ में और क्या है, NH4+ है, ये जो विशल है। और एनर्जी जो आप दे रहे हो किस रूप में दे रहे हो, NADPH, NADPH के रूप में आप एनर्जी दे रहे हो। अब जो प्रोसेस है वो बिना एंजाइम के तो यहां पर कंप्लीट होगी नहीं। यहां जो एंजाइम अपन यूज में लेते हैं वो है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, हिंदी में भी ये लिखते हैं, इंग्लिश में भी ये लिखते हैं। ग्लूटामेट तो ग्लूटारिक एसिड से है, डिहाइड्रोजिनेज, डी का मतलब होता है रिमूव करना, हाइड्रो शब्द यूज में लेते हैं पानी के लिए, और एज का मतलब होता है एंजाइम, मतलब पानी को हटाने के लिए जो एंजाइम आप यूज में ले रहे हो वो कौन सा है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो पानी को आप हटा रहे हो तो सिंपल सी ये तो बात समझ में आएगी कि मेरे पास पानी तो रहेगा ही रहेगा सर। वहां पर आपने बात की थी कुछ समय पहले एटीपी जो था वो एडीपी में परिवर्तित हो रहा है एनर्जी देने के बाद में, तो यहाँ NADPH है वो NADH में परिवर्तित होता है टूटने के बाद में, और अपने पास क्या बनता है, ग्लूटामेट यहां पर बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्लूटामेट यहां पर अपने पास सिंपल सा बन जाता है। आ रही बात समझ में। केमिस्ट्री के जो जे अणु वाला जो चैप्टर उसमें आप लोग देखेंगे तो ये जो शब्द है आपको वहां पर मिलेगा, अमीनो अम्ल वगैरह की जो बात करते हैं वहां पर भी ये शब्द अपने को देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी जो प्रोसेस की बात करते हैं तो वो अपने पास आता है पार या विपक्ष, पार या विपक्ष अमीनीकरण। ठीक है, या जिसे अपन सिंपल सा इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस का मतलब आपको समझ में आता है, विपक्ष का मतलब भी समझ में आता है आपको, एक जगह से दूसरे जगह, जैसे फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, पार विपक्ष, अमीनो शब्द यहां पर यूज में लिया जा रहा है, मतलब अमीनो ग्रुप है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। अमीनो अम्ल की आप बात करते हो तो अमीनो अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, R, या इसे लिखते हैं कुछ इस प्रकार से COOH H R और ये NH2, ये होता है अमीनो अम्ल का, ये अमीनो ग्रुप है और ये अम्ल है, और ये R जो है ये वेरिएबल ग्रुप है। इसका थोड़ा सा काम यहां पर आएगा इसमें वो आपको समझने के लिए, तो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे पहले की मैं बात करूं, ये C है, COOH है, ये H है, ये R1 है और ये मेरे पास है NH2। आपने सुना होगा एक प्रोसेस बायोमोलिक्यूल में भी आपको दे रखी है, अभी ज्यादा डिटेल से मैं नहीं बताऊंगा कि जो नॉर्मल पीएच है उस पर क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ का वो यहाँ से यहाँ आ जाता है और यहाँ आने के बाद में ये हो जाता है NH3+, क्या होता है NH3+, ये यहाँ पर हो जाता है सिंपल सा। ठीक है, अमीनो अम्ल का ही फॉर्मूला मैंने लिखा था, लेकिन COOH का जो है हाइड्रोजन में यहाँ पर लेके आ चुका हूं। आ रही बात समझ। दूसरा आपके पास है R2C डबल बॉन्ड O COO माइनस यहाँ पर। ठीक है, R2C डबल बॉन्ड O COO माइनस यहाँ पर हो चुका है। अब पार का मतलब, विपक्ष का मतलब क्या हुआ, ये इसका विपक्षी है, तो यहां से जो अमीनो यहां पर जाएगा, तो ये अमीनो अम्ल को ये डोनेट कर रहा है, तो ये अमीनो दाता यहां पर हो गया है, और ये जो है वो क्या हो गया, अमीनो ग्राही अपने पास हो गया। क्या हो गया, अमीनो ग्राही अपने पास सिंपल सा हो चुका है। ठीक है, सिंपल सा हो चुका है। अब इसके बाद में जब इसका ट्रांसफर यहां से यहां पर होगा, क्योंकि अमीनो दाता तो यहां से यहां की ओर अपने पास होगा,
तो प्रोसेस पूरी सेम ही आपके पास, जैसे यहां पर लिखा है ना R1 R2, अमीनो ग्रुप का अपन क्या करवा रहे हैं यहां पर, ट्रांसफर करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, ट्रांसफर करवा रहे हैं। तो ये आपके पास R1 हो गया, ये C डबल बॉन्ड O COO माइनस हो गया, और ये वाला जो ग्रुप आपके पास यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, तो ये R2 हो गया, ये C, ये NH3 और ये COO, और ये अपने पास हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर हो चुका है। तो अमीनो का जो ट्रांसफर हो रहा है एक अमीनो अम्ल से दूसरा जो कीटोनिक ग्रुप है, ये आपके पास क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। अमीनो अम्ल का ट्रांसफर हो रहा है कीटोनिक ग्रुप की ओर, आपके पास सिंपल सा ट्रांसफर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो मेन अमीनो अम्ल होता है वो ग्लूटामिक अम्ल होता है, जिसमें NH2 का ट्रांसफर होता है। यहाँ जो ट्रांसएमिनेशन जो एंजाइम अपन यूज में ले रहे हैं, एंजाइम जो अपन यूज में ले रहे हैं वो सेम इसी के नाम से आएगा, ट्रांस एमिनेज। क्या आएगा, ट्रांस एमिनेज। यहां पर आपने बताया था ग्लूटामेट ग्लूटेरिक एसिड से आया, डिहाइड्रोजिनेस, डी का मतलब होता है हटना, हाइड्रो का मतलब जल का हटना, तो ये जल मैंने निकाला यहां पर बाहर। ट्रांस एमिनेज, एमीन का मतलब एमीन जो NH2 ग्रुप है, ट्रांस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आपका ट्रांसफर आप करवा रहे हो, तो वो हो चुका है ट्रांस एमिनेज। क्लियर है इतना सा, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे यार इन बात समझ में, कर क्या रहे हैं अपन, अमोनिया जो है उसका फ्यूचर यहां पर देख रहे हैं। पहले में अपन ने क्या किया था, ये आपके पास अमोनिया जो था एक तरह से अमीनो अम्ल का जो पोर्शन था उसकी बात की थी, ठीक है। दूसरे में आप क्या कर रहे हो, ये अमीनो दाता है यहाँ पर और ये कीटो ग्रुप है, क्योंकि अमोनिया जो है यहाँ पर टॉक्सिक हो सकता है आगे चल करके, NH2 की जो बात कर रहे हैं तो वो यहाँ से ट्रांसफर यहाँ पर हो जाएगा। और जो अमीनो अम्ल की अपन ने बात की थी वो कौन सा था अपने पास, ग्लूटामिक एसिड जो है वो मेन अमीनो एसिड है, जहां से क्या होता है NH2 का जो ट्रांसफर है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इतना सा भी आप इसे नोट कर लीजिएगा। आगे अपन चलते हैं, आगे वाली जो प्रोसेस है, आगे वाला जो पैराग्राफ है वो अपन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए चैप्टर को समाप्ति की ओर अपन लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं, ट्रांसफर वगैरह की अपन ने बात की थी, नेक्स्ट अपन कुछ और पॉइंट की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपने ट्रांसफर वगैरह किया है। तो एक शब्द अपन यूज में लेते हैं अमाइड। क्या यूज में लेते हैं, अमाइड। इसको आप लोग समझिएगा, लास्ट पैराग्राफ NCERT का बहुत अच्छा है ये, कि दो प्रकार के जो दो अमीनो अम्ल है पादप में मिलते हैं, दो अमीनो अम्ल है जो पादप में मिलते हैं, ठीक है। एक तो अपने पास आता है एस्पार्टिक एसिड और दूसरा आता है ग्लूटामिक एसिड। पहला अपने पास आता है एस्पार्टिक अम्ल और दूसरा आता है अपने पास ग्लूटामिक ग्लूटामिक अम्ल। क्या आता है, ग्लूटामिक अम्ल अपने पास सिंपल सा आता है, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है, यहां पर ये जो अम्ल है, जैसे मैं सिंपल सा अम्ल की बात कर रहा हूं, तो जैसे अमीनो अम्ल है अगर ये है तो ये अपने पास R है, या इसे मैं लिखता हूं C है, ये COOH है, ये H है, ये R है, और ये अपने पास कोई सा भी जो ग्रुप है वो यहां पर आएगा, ठीक है। जो भी इसका वेरिएबल की जो अपन बात कर, सॉरी NH2 यहां पर आएगा, ये R तो वेरिएबल हो चुका है, ये NH2 ग्रुप अपने पास आएगा। तो ये एस्पार्टिक या ग्लूटामिक जो भी अम्ल है उसका सिंपल सा मैंने फॉर्मूला लिखा, R यहां पर अलग होगा, ये ध्यान में रखना। अब इसके साथ में अगर मैं जो NH2 है, NH2 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, N दो हाइड्रोजन एसिड, तो यहां से ये क्या होगा, -H2 होगा, यहां से -H2 होगा। तो यहां पर मैं अमीनो ग्रुप को अगर मैं जोड़ूं, क्या जोड़ूं, अमीनो ग्रुप को मैं जोड़ूं, अमीनो समूह को अगर मैं जोड़ूं, यहां से कुछ इस प्रकार से लिखता हूं अच्छी हैंडराइटिंग में, अमीनो ग्रुप प्लस अमीनो ग्रुप। तो अब मैंने अमीनो ग्रुप जोड़ा है, तो यहां जो अपने पास नेक्स्ट बनेगा, पहले ये मेरे पास इसके अंदर कितना है, केवल एक ही नाइट्रोजन है। इसमें कितना है, पूरी स्ट्रक्चर में आप लोग देखेंगे तो कितना नाइट्रोजन है, केवल एक नाइट्रोजन है। अब ये एक और नाइट्रोजन जुड़ चुका, मतलब नाइट्रोजन कितना हो गया, दो हो चुका। नाइट्रोजन जो है इसकी संख्या यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो जो नेक्स्ट आपके पास बनेगा, जैसे सेम एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल जो है
दोनों की ही अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां जो अपने पास बनेगा तो ये बनेगा एस्पार्जिन, एस्पार्जिन हिंदी में भी यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, और ये अपने पास बनेगा ग्लूटामाइन, एमाइन तो यहां पर आ ही चुका, ठीक है। और इन्हें अपन बोलते हैं एमाइड्स, क्या बोलते हैं, एमाइड्स। एमाइड्स शब्द आया है अमाइन से, जो एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप जुड़ा है उसकी अपन बात कर रहे हैं, और ये जो है पादप के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एमाइड से, संरचनात्मक, संरचना में इन्वॉल्व ये होते हैं। आ रही ना बात समझ? ये संरचना में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जो भी प्रोटीन है, ठीक है, जो भी प्रोटीन है उसके अंदर ये काम में आते हैं, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए, नाइट्रोजन की बात की जाए तो अमीनो अम्ल है उससे ज्यादा नाइट्रोजन किसमें होता है साहब, अमाइड में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था एसिड का, उसके साथ में NH2 जुड़ा है, H2 निकला है, और बाकी नाइट्रोजन वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर आके जुड़ चुका है, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं पादप के जो जाइलम है उसके थ्रू। क्लियर है? इसके अलावा अपन बात करें तो जो नोड्यूल अपने पास मूल में था, ठीक है, जो नाइट्रोजन को क्या कर रहा था, फिक्स कर रहा था, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा था, और किस रूप में कर रहा था, एक और यहां पर आता है जिसे अपन बोलते हैं यूरिट्स, ठीक है। यूरिट्स के रूप में भी यहां पर नाइट्रोजन जो फिक्स हुई है उसको क्या करता है, नोड्यूल में जो बना है वो आपके पास, जैसे वातकोत्सर्जन खिंचाव आपके पास हुआ, जाइलम वगैरह की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, उससे वो क्या करता है, पादप के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इनकी सप्लाई यहां से करता है, ठीक है। यूरिट से एक शब्द यहां यूज में लिया गया है, या आपके पास एमाइड है, यूरिट से जो वातकोत्सर्जन पुल जो है, ट्रांसलेशन पुल या जाइलम की आप बात करें उसके थ्रू वो पादप के अलग अलग पार्ट में वो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, या आपके पास एग्जाम्पल जो आता है वो आता है सोया की बीन, जिसे बोलते हैं सोया बीन, ठीक है। तो यहाँ जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कंप्लीट होता है, आपका जो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। उम्मीद मैं करता हूँ आपको काफी कुछ हेल्प यहाँ से मिली होगी। सेशन पूरे आप लोग देखिए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए, फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मुझे कि समझ में आया है या नहीं बना। नोट्स खुद के बनाने आपको पड़े। एनसीईआरटी को केवल सामने लेके पढ़ने से काम नहीं बनेगा, 360 के पेपर में 300 मार्क्स भी नहीं आते केवल पढ़ने से। नोट्स बनाइए, लिख लिख के प्रैक्टिस आप कीजिए, फिर क्वेश्चन सोल्व कीजिए, तो काम आसान होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। प्लांट फिजियोलॉजी का जो लोग बात बोलते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी जो है हार्ड है, उसका दूसरा जो हार्ड चैप्टर है उसे अपन ने सरल कर दिया है, ठीक है, और कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर में जब मिलेंगे तो प्रकाश संश्लेषण बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा उसमें समय लगेगा, एक एक चीज समझाऊंगा, एक एक लाइन आपको समझाऊंगा, बस आप देखते रहिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।